लास्ट क्लास अपन ने क्या किया था बेटा, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी, है ना। पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने के बाद आज अपन क्या करेंगे बेटा, जो उस पीरियोडिक टेबल के लिए उसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से 3-4 बार नहीं बनाया वो एक बार बना ले बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बनाने के बाद उसको क्या करो, आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो उसे, ठीक है। और जो कुछ उसकी इंफॉर्मेशन जो लास्ट बची थी उन इंफॉर्मेशन को अपन क्या करेंगे बेटा, कलेक्ट करेंगे आगे के लिए, ठीक है। मैंने आपको फ्लैश बुक डालने के लिए बोला था, डोंट वरी, उस फ्लैश बुक के अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, जो प्रॉपर्टी अपन थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं उनको क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंबाइन करेंगे, बिल्कुल एक छोटी बुक बनाएंगे, है ना, ताकि इन फ्यूचर अपने जो भी काम पड़ेगा उनमें अपन क्या करेंगे, जल्दी से रिकॉल कर सके, जल्दी से याद कर सके, ठीक है बेटा। चलो आओ नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, हेडिंग लगाना आप लोग, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, है ना। अच्छा, एक आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्तिता, हिंदी में बेटा देखो मैं अभी बोल दूं बेटा, दोनों की क्लास जो अपने क्या चल रही है, कॉमन चल रही है। इसका रीजन ये है क्योंकि बेटा कि हिंदी मीडियम को इससे ज्यादा फायदा होने वाला, क्यों, क्योंकि इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जो हर किसी टीचर से वो इंग्लिश वर्ड निकलता ही निकलता है ना बेटा। तो अपन को करना क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ टॉपिक्स है, कुछ क्लास है जो मैं कॉमन लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं दोनों को वापस क्या करूंगा, सेपरेट ले लूंगा बेटा, ठीक है ना। जो कॉमन क्लास चल रही है दैट इज यहाँ पर हिंदी मीडियम को ज्यादा फायदा है कि सर उन वर्ड को अपन को अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आवर्तता ये वाले वर्ड की बात नहीं कर रहा, जितने भी आगे वर्ड आएंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा हिंदी वाले, तत्वों की आवर्तता किसमें, आवर्त सारणी में, है ना, या आवर्त सारणी छोड़ दो, आप इतना लिख दीजिए, तत्वों की आवर्तता, तत्वों की आवर्तता, ओके बालक। अच्छा, तत्वों की आवर्तता के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने जो जर्नल हेडिंग है बेटा वो लगा लीजिएगा आप, क्या, हाँ जी, एटॉमिक रेडियस, क्या लगाओगे बालक, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस बोल दे या फिर क्या बोल दे बेटा, एटॉमिक रेडियस बोल दे, एक ही बात है। हिंदी वाले इसको लिखेंगे बेटा क्या, परमाणु त्रिज्या। अच्छा, परमाणु त्रिज्या पढ़ने से पहले आप जनरली एक बात बता दीजिए सर कि परमाणु होता क्या है। मैं आपको यहाँ पर छोटी मोटी जानकारी देना चाहूंगा बेटा कि परमाणु एटम क्या होता है और एटम से किसको सेल कहते हैं, कौन न्यूक्लियस होता है और कौन क्या क्या कहां पर होता है। तो देखो बेटा, आपने छोटी क्लासों के अंदर कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा कि सर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे कुछ इस प्रकार से ऐसे गोले देखे होंगे, आपने देखे कि नहीं देखे। एक्चुअल में सारे के सारे इमेजिनरी पार्ट होते हैं बेटा, सारे के सारे काल्पनिक पार्ट। जो बीच का जो सर्कल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा एक्चुअल में न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। केंद्र बोलते हैं बेटा, केंद्र, है ना, केंद्र। अच्छा, ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है हिंदी में, नाभिक, है ना। केंद्र की एक ही बात है, नाभिक हो गया। अच्छा, ये जो अपने तीन जो बनाए मैंने, ये वाले हो गए, ये वाले सारे के सारे, है ना, इसको बोलेंगे बेटा क्या, अपने सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल। अच्छा, अब देखो सबसे लास्ट वाला सेल कौन सा है, ये वाला, हिंदी में बोल दो कक्षक। अच्छा, ये सबसे लास्ट वाला है तो इसको बोलेंगे बेटा क्या, आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल के नाम से जाना जाएगा, बाह्यतम कक्ष के नाम से जाना जाएगा, बाह्यतम कक्ष, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, इसके अंदर की तरफ है, तो इन दोनों को किस नाम से जानेंगे बेटा, इनको बोलेंगे अपन क्या, इनर सेल के नाम से जानेंगे। इनर सेल मतलब अंतर कक्षक के नाम से जानेंगे, अंतर कक्षक। बोलो बात समझ आ रही। अच्छा, सुनिएगा आगे, नाभिक के अंदर जो रहता है बेटा वो कौन रहता है, हाँ जी, प्रोटॉन रहता है, जिसके ऊपर चार्ज क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इन सेल के अंदर बात करें तो सेल में कौन रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। बोलो बात समझ आ रही। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बराबर ना। अच्छा, कुछ बातें और इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको। देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा कि सर प्लस प्लस, है ना, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस। देखो जब सेम सेम आ जाए तो सर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं, दुश्मन। इन दोनों में क्या है, दुश्मनी है। जब सेम चार्ज आ जाए तो इनके बीच में क्या है, दुश्मनी है।
जब अपोजिट चार्ज आ जाए प्लस एंड माइनस एंड प्लस, तो सर इन दोनों में क्या होता है, प्यार होता है। बात आ रही समझ। अच्छा, जब दुश्मनी की बात करें तो सर ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित बोले तो बेटा रिपेल करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और यहां पर इसकी बात करें तो सर ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इंग्लिश में वर्ड बेटा क्या बोलेंगे इसको, अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। बात समझ। जब अपोजिट चार्ज आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब सेम चार्ज आ जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। बराबर बेटा। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी जो मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूंगा, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो कोई भी एक एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को बेटा हिंदी में नाभिक बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन आप जनरल समझिए कि सर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। कुल मिला के बात करें तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। अच्छा, दूसरी बात करें सेल के अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। और सबसे लास्ट वाला जो सेल, लास्ट वाला सेल को क्या बोलेंगे बेटा, आउटर मोस्ट सेल या बाह्यतम कक्ष के नाम से जाना जाएगा। और बात आ गई कि सर सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। इज द क्लियर? कोई डाउट बालक? नहीं ना, बढ़िया आगे चलो। अब मैं बात करूंगा बेटा क्या, एटॉमिक रेडियस के बारे में। अच्छा, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे कि सर एटॉमिक रेडियस क्या रहेगी, त्रिज्या क्या रहेगी, है ना। अब त्रिज्या क्यों माना भाई, ये सारे के सारे काल्पनिक पथ है। ये देखो सारे के सारे काल्पनिक पथ है, ये अपने बन गया इस प्रकार से। तीन वापस लेयर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या मानते हो आप, त्रिज्या क्या कह सकते हो, रेडियस क्या कह सकते हो। सर मान लो ई एक गोला अपने पास, ई गोले में यहां पर ये क्या है सर, एक सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से यहां से लगाकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस, यही बात तो होगी ना, है ना। कि सर यहां पर इन दोनों की ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, हाँ रेडियस है ना, त्रिज्या है। ये तो अपने पास डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, है ना। चलो, तो सर आप क्या बोलेंगे एक एटम के लिए कि न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, ये देखो बाह्यतम कक्ष और नाभिक के बीच की दूरी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो डिफाइन करना कैसा रहेगा, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, है ना बालक। क्या बोलेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी, बाह्यतम कोश सबसे बाह्यतम। अब ये बाह्यतम न मान लो एक और कक्षा आगे तो बाह्यतम, अब ये ना होकर कौन सा हो जाएगा बालक, ये वाला हो जाएगा। तो सर बाह्यतम कोश ये हो गया, तो अब डिस्टेंस इतनी होगी, है ना। थोड़ा अच्छे से बात को समझना, क्योंकि सर आगे आपने एक टॉपिक आएगा आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस को तभी समझ पाओगे जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो सर बाह्यतम कोश की बात करें, बाह्यतम कोश अगर ये वाला रहे तो अपनी डिस्टेंस कितनी रहेगी, इतनी। अगर ये वाला रहे तो इतनी, अगर ये वाला रहे तो इतनी, अगर ये वाला रहे तो इतनी, बराबर। तो दैट इज यहाँ पर क्या बात चल रही है कि सर जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ सेल बढ़ते हैं, देखो नंबर्स ऑफ सेल बढ़े कि नहीं बढ़े, कक्षकों की संख्या बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बात तो पल्ले पड़ रही ना, क्या कह रहा हूं, है ना। जैसे इफेक्टिंग फैक्टर्स के अंदर भी है, द नंबर्स ऑफ सेल इज इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, है ना। तो सर एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो जितने ज्यादा सेल के नंबर घटेंगे उतने ही ज्यादा क्या होगी, अपने एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी घटेगी, है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनरली एक ऐसा इमेजिनरी पाथ है। कैसे, मान लीजिए कि आप क्या कहते हो, आपने बोला कि सर एक ग्राउंड है और गोल है। अच्छा, गोल अपने जो हिस्से में आया ग्राउंड, वो गोल का आया है, एक सर्किल के अंदर आया। तो सर्किल के अंदर आप क्या करते हो कि दीवार बनाते हो, ऐसे दीवार बनाओगे ना गोल। अच्छा, दीवार बनाई तभी तो पता चला ये गोल है ना। अच्छा, अब इस गोल के अंदर आप क्या करते हो कि कभी आप यहां थे, इस मैदान के अंदर आप यहां थे, यहां आने के बाद स्ट्रेट लाइन में यहां पर आए, फिर यहां पर आए स्ट्रेट लाइन में, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में गए, फिर स्ट्रेट लाइन में ऐसे गए। भाई मैदान जो था वो कैसा था, एक सर्किल में था, लेकिन आपने क्या सर्किल पाथ के अंदर मूवमेंट किया क्या, नहीं ना। तो आप अपना जो मूवमेंट बताओगे वो किसमें बताओगे, सर हम जो गए थे वो किसमें गए थे एक्चुअल में, वेरी गुड, वर्ग के अंदर गए, है ना। तो ऐसे तो गए थे, है ना, या फिर थोड़ा और लंबा होता रेक्टेंगल में गए, आयताकार में गए थे, है ना। तो सर आपका जो मूवमेंट था वो उसमें बात करोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या करते हैं, ऐसे लगातार क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं,
है ना। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे मूवमेंट करता है, जब इलेक्ट्रॉन भी ऐसे मूवमेंट करता है सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस के बाहर भी क्या बनाएंगे, सर्कुलर पाथ बनाएंगे एज अ सोलर सिस्टम। बेटा सोलर सिस्टम के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे जो डायग्राम्स होते हैं वो क्या होता है, लाइन के अंदर बने रहते हैं, और सारे के सारे सोलर प्लैनेट्स जो होते हैं उनको क्या कर दिया, बाहर ऐसे एडजस्ट कर दिया। वही बात होगी बेटा यहाँ पर भी, है ना। तो जनरली क्या हो रहा है बेटा, ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करते तो अपने ये सेल जो बनाए वो क्या बनाया, एक सर्कल के अंदर बना दिया, है ना। तो सारे के सारे इमेजिनरी पाथ, आप ये मत सोच रहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्चुअल में बिल्कुल मोती की तरह होता है, उसमें जैसे धागे को बांध दिया वैसे धागा है, ना ना ऐसा कुछ नहीं। अपन ने बनाया बेटा इमेजिनरी पाथ, और जैसे इमेजिनरी पाथ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ घूमता रहेगा तो सर ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल रहा। अगर यहाँ पर घूमता रहेगा तो सर ये इसका आउटर मोस्ट शेल रहा। तो सर जितने ज्यादा आउटर मोस्ट शेल बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इंक्रीज होती रहेगी। बोलो बात समझ आ रही है ना। चलो यहां तक बात समझ में आई तो आगे डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। सुनिएगा क्या लिखेंगे, वैसे डेफिनेशन तो बोल चुका मैं, क्या लिखेंगे बोलो, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड outermost cell is called atomic radii। किसी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कक्षक के मध्य की दूरी, बाह्यतम कक्षक के मध्य की दूरी क्या कहलाती है बेटा, परमाणु त्रिज्या। कहलाती। बोलो बात समझ आ रही है आप लोगों ने, क्या बात कह रहा हूं बेटा, है। चलो अब बात करते हैं बेटा कि कितने टाइप के अपने पास एटॉमिक रेडियस हो जाएंगे। तो टाइप की बात करें बेटा तो आप लिखना आगे एटॉमिक रेडियस यहाँ पर, और एक इनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, थोड़ा बांट देते हैं एटॉमिक रेडियस को, है ना। अब थोड़ी थोड़ी हिंदी लिखना स्टार्ट कर लेना आप लोग, है ना, हिंदी वाले समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक रेडियस को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। सर ये जो होता है जनरली अपने पास 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है पहले बेटा कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस। दूसरी बात करेंगे बेटा कौन सा रहेगा, आयोनिक बोलेंगे, मेटालिक बोल दो पहले, मेटालिक एटॉमिक रेडियस। और तीसरी बात करेंगे बेटा कौन सा रहेगा अपने पास, मॉलिक्यूल्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स एटॉमिक रेडियस, है ना। अच्छा मॉलिक्यूल्स एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे अब आगे कि सर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। हाँ एक बात सुनना बालकों कि जो अपने पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एटॉमिक रेडियस, इसका एक और नाम है जनरली, वो भी अपने आपको मैं बताता हूं, ठीक है ना। अच्छा इसको बोलेंगे बेटा हिंदी में सहसंयोजक परमाणविक त्रिज्या। सहसंयोजक परमाणविक त्रिज्या, इसको बोलेंगे बेटा धात्विक परमाणविक त्रिज्या। और ये बेटा अपने पास क्या है, अणुक परमाणविक त्रिज्या। अच्छा अणुक परमाणविक त्रिज्या को एक और नाम मैंने बताया आपको दिया गया है, इसका नाम होगा बेटा क्या, वांडरवाल एटॉमिक रेडियस। तो आप भी क्या बोलोगे बेटा, वांडरवाल परमाणु त्रिज्या, ठीक है। जल्दी से लिखो इनको, फिर आगे डिस्कस करते हैं बारी बारी से, एक एक को डिस्कस करते हैं कि सर इनको क्या क्या जनरली बोला जाएगा, ठीक है। उतारिए ना, आगे बढ़ो, क्या बोलेंगे बालकों, थोड़ा साथ साथ भी लिखते रहो भाई, है ना,
एंड वरना टाइम कम लगेगा आपको वैसे भी। चलो स्टार्ट करते हैं पहले सर अपन कौन सा कोवेलेंट के। कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस सहसंयोजक परमाणु, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। अच्छा क्या बोलेंगे बेटा, इसका पहले डायग्राम समझिए आप। डायग्राम कैसे सर, देखो कोवेलेंट के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आओ, है ना। अच्छा क्या पढ़े आपने कि सर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि सर कोई भी अलग अलग एटम जो होंगे उन एटम के बीच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड बनता है अपने पास, वो बॉन्ड जनरली कौन सा हो जाता है बेटा, हाँ वेरी गुड, कौन सा होगा बेटा, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बराबर ना। किसी भी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो बना बंद होता है बेटा, वो हमारे लिए कौन सा बंद होता है, सहसंयोजक बंद होता है, बराबर। अच्छा मान लेते हैं कि सर अपने पास जनरली मेरे पास एक ये है, एक एटम ये है ए नंबर, इसका न्यूक्लियस यहां पर एटम ए, परमाणु ए। दूसरा क्या करेगा सर जनरली के इसी के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी इसने, ये अपने पास क्या हो गया बेटा, एटम बी। अच्छा बात करनी थी अपने एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो क्या करेंगे सर कि सर इनके बीच में जो डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, कुछ मान लेते हैं कि सर क्या आ गई अपने पास, एक्स डिस्टेंस आ गई। क्या डिस्टेंस आ गई बेटा, एक्स डिस्टेंस आ गई। इन एक्स डिस्टेंस के बाद अपन बात करेंगे सर इन दोनों को आगे मिला दीजिए अपने, ये डिस्टेंस अपने कौन सी थी, एक्स डिस्टेंस थी। इन दोनों डिस्टेंस की क्या कर लेंगे बेटा, हाफ कर लेंगे। अच्छा जब दोनों डिस्टेंस को हाफ कर लेंगे तो जनरली अपने पास क्या रहेगा बेटा, कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस आ जाएगी। तो सर इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो रेडियस ऑफ कोवेलेंट परमाणु सहसंयोजक परमाणु त्रिज्या इज इक्वल टू, क्या बोले इसको, C1 एंड C2 बोल दो इसको, तो लिया क्या लिखा, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। बात आ रही समझ, कोई दो परमाणु अपने पास, दोनों परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, साझेदारी से करे। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे कैसे, मान लो कि सर हाइड्रोजन ये वाला है, इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन ये वाला, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो सर ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे लेंगे बेटा, इससे लेंगे। ऐसे डायग्राम आपने बनाया। तो मान लेते हैं सर ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ एक्स आ रही, तो इन दोनों को डिस्टेंस को क्या कर दो, हाफ कर दो। जब हाफ कर देंगे तो अपने पास काम हो जाएगा, बराबर। अच्छा तो डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखना स्टार्ट कर बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two covalent न्यूक्लियस, है ना। अब कोवेलेंट न्यूक्लियस 2 हो गए बेटे अपने पास ये वाले, है ना। तो अपने पास दो कोवेलेंट न्यूक्लियस हो गए, दोनों कोवेलेंट न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधा, इस कॉल क्या रहेगा, इस कॉल कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस। हिंदी वाले लिखे वाला क्या लिखोगे आप, हाँ बोलिएगा जरा, दो सहसंयोजी नाभिकों की दूरी का आधा सहसंयोजक परमाणु त्रिज्या कहलाती है, सहसंयोजक परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बात आज ही बाल को समझ में आपकी, है ना भाई। हैंडराइटिंग मेरी ऐसी है जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहना आपका साथ साथ, है ना। हैंडराइटिंग तो मेरी वैसे ही बल्ले बल्ले है। चलो लास्ट बात, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्या है, सेकंड। पहला हो गया अपने पास, दूसरा अपने पास कौन सा बेटा, मेटालिक एटॉमिक रेडियस। मेटालिक एटॉमिक रेडियस के अंदर बात करें बेटा तो इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, धात्विक परमाणु त्रिज्या, है ना, धात्विक परमाणु त्रिज्या। अच्छा ये क्या होता है सर, इसके रिगार्डिंग बात करें तो देखो धात्विक की बात हुई बेटा, मेटालिक की बात हुई, तो जनरली ये जहां पर एटॉमिक रेडियस होती है कहां पर एग्जिस्ट करेगी, कोई मेटल के अंदर एग्जिस्ट करेगी, बराबर। अच्छा मेटल के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो कैसे सर, अपने पास मान लेते हैं कि सर ये कोई ए एटम है, ए मेटल एटम बेटा, ए मेटल एटम। अच्छा दूसरा अपने पास क्या है बेटा,
बी भी मेटल एटम है। चलो सर ये बी भी अपने पास क्या हो गया, मेटल एटम हो गया। बी मेटल एटम, बी धातु परमाणु, ए धातु परमाणु, बी धातु परमाणु। अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये यहां से यहां तक मान लेते हैं कि सर कितनी आ रही, एक्स आ रही है ना। इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ, इन दोनों की दूरी, नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा बेटा, मेटालिक एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। बात आगे समझ में क्या कह रहा हूं, तो सर जनरली बात करें तो देखो यहां पर बन क्या रहा है, मेटालिक बॉन्ड जो बन रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो टचिंग खेल रहे हैं ना, ये देखो जरा टच मी है ना, ये हाँ गाना याद आ गया भैया, लो गाना मत गाओ आप लोग सुनो। देखो भाई ये यहां से इसको टच कर रहा, ये यहां इसको टच कर रहा, तो टचिंग खेल रहे सर। जब टचिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो लिखना स्टार्ट करेंगे सर अपन, क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटालिक nucleus when both atom touching each other है ना, is called metallic atomic रेडियस। हिंदी वाले बाल को क्या लिखोगे आप लोग बेटा, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा है ना, क्या लिखोगे, जब दो धातु परमाणु एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते हो तब दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाएगा बेटा, हाँ धात्विक परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बेटा, आप इतना लिखो फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मैंने पहले कहा था साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा और अच्छा लगेगा है ना, मुझे भी और आपको भी। बड़े बाल को आगे देखिए सर, लास्ट एंड फाइनल अपना एक और इसी का पार्ट कौन सा है, वान डेर वाल एटॉमिक रेडियस। अच्छा वान डेर वाल एटॉमिक रेडियस इसका क्या हो जाएगा, वान डेर वाल एटॉमिक रेडियस हिंदी में लिख लेना बेटा, वान डेर वाल परमाणु त्रिज्या। ये क्या होगा सुनिएगा कि सर यहां पर एक आएगा, अब यहां पर एटम की बात नहीं होगी, यहां पर बात होती है मॉलिक्यूल्स की। कौन सा मॉलिक्यूल्स की बोले तो हिंदी में अणु। ये अपने पास एक एटम, ये दूसरा एटम, एटम और एटम मिले क्या बना, मॉलिक्यूल्स बना है ना। परमाणु और परमाणु मिले क्या बना बेटा, अणु बना। तो सर ये अपने पास मान लेते हैं कि सर ये क्या है, ए कौन सा है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ए ससंयोजक अणु है, ससंयोजी अणु, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात कर लेता हूं कि सर मेरे पास एक और आया, ये वाला बाबा, हाँ जी, ये अपने पास क्या रहेगा बेटा, बी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब दोनों मॉलिक्यूल जब नजदीक आ जाते हैं तो दोनों नजदीक आने के बाद नजदीक वाले दोनों एटम, दो
कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये देखो दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में नजदीक वाले जो नियरेस्ट एटम होते हैं इनके, इन दोनों एटम के बीच की दूरी का आधा, इनके बीच की दूरी का आधा, या फिर कहेंगे सर इनके डिस्टेंस का हाफ, ये क्या कहलाएगा बेटा अपने जनरली कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा ना, सॉरी वान डेर वाल रेडियस कहलाएगा। तो क्या लिखे अपन यहां पर R वान डेर वाल इक्वल टू, इसको C1 कर दो, इसको C2 कर दो, तो C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 2, तो सर ये फॉर्मूला बनता है। तो सर अपन यहां पर क्या लिखेंगे, जनरली आप लिख दीजिए, जनरली दिस बॉन्ड एग्जिस्टेड, जनरली दिस बॉन्ड एग्जिस्टेड बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, हिंदी वाले लिखेंगे बेटा, इसमें क्या लिखोगे आप लोग जी, सामान्यतः यह बंद, सामान्यतः यह परमाणु त्रिज्या दो ससंयोजित अणु के मध्य बनता है, दो ससंयोजी अणु के मध्य बनता है। इतना काफी है बेटा, बाकी आप लोग यहां तक समझ लोगे, ठीक है, इतना लिख दिया आप लोगों ने। आगे डिस्कस करते बेटा क्या होगा, सुनिए। नेक्स्ट है इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, लगाओ हेडिंग, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, लगा ले नहीं वाला, लगाओ। इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ एटॉमिक रेडियस, हाँ क्या बोलेंगे इसको आप लोग बेटा, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा पहला कारक कौन सा है बालकों, सुनो, पहले कारक की बात करें, आप लोग लिखना पहली हेडिंग इसमें, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलोगे बेटा, जेड इफेक्ट कहोगे, क्या कहोगे, जेड इफेक्ट कहोगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात हो रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अच्छा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बालकों, सुनना। सर अपन क्या कर लेते, एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते। डायग्राम क्या बोलता है सर, यहां पर क्या है, एक एटम, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, किसी भी एटम का एक क्या हो गया बेटा, नाभिक हो गया। ये इसके सारे के सारे क्या हो गए बालकों, सेल हो गए, कक्षक हो गए। अच्छा थोड़ा सही ही बन रहा है ना, अच्छा सा बनाते रहो, आओ जरा, थोड़ा डायग्राम बढ़िया रहेगा तो थोड़ा पढ़ने में मजा आता है ना। अच्छा पता नहीं था, चलो ये न्यूक्लियस, ये क्या हो गया बेटा अपने पास, हाँ जी क्या हो गए, सेल हो गए। अच्छा अब क्या करते हैं बेटा कि सुनिएगा जरा, सर यहां पर क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐठे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐठे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐठे हैं, और यहां पर भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐठे हैं। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन ऐठे तो क्या करेगा सर, कि ये जो न्यूक्लियस रहेगा ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करेगा ना। सर यहां पर क्या लग रहा है, एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। एट्रैक्शन फोर्स बोले तो बेटा आकर्षण बल लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा, मैंने कहा था देखो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्यार हो गया दोनों के मध्य, है ना। तो सर ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जनरली क्या लिखेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आउटरमोस्ट सेल पर लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। बोलो बात हमारी। अब कितना ज्यादा लग रहा है उतना ही ज्यादा इसका फोर्स पे बात करेंगे, जेड इफेक्ट उतना ही ज्यादा रहेगा बालकों, है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, रिपीट क्या रहेगा बेटा, देखो एक न्यूक्लियस है, वो क्या कर रहा है, आउटरमोस्ट सेल को कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसका क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, है ना भाई। ये अब आप कहोगे सर यहाँ तो अपन नंबर से बता सकते हैं 1 2 3 4 5, सर प्रोटॉन 4 है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ना ऐसा नहीं करना है ना।
सर ऐसा नहीं करेंगे, अपन को यहाँ पर मेजर करना है सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका आकर्षण, जितना अट्रैक्शन लगेगा वही उसका क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, है ना। तो सर यहाँ पर अट्रैक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी करना चाहेंगे, वो आगे बताऊंगा मैं। ये सर इसको रिपेल करना चाहेंगे, बट ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर इसका कितना अट्रैक्शन लग रहा है, वही अट्रैक्शन क्या कहलाएगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। अच्छा मान लीजिए सर कि 1 मिनट के लिए कि सर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा बेटा ये कि क्या कर रहा है, तू मेरी तरफ आ जा, बस वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा ही चाहेगा, है ना। तो सर ये जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन यहाँ ना होकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही आ जाएगी तो बोलो जरा यहाँ पर सेल एक जनरेट हो जाएगा, ये वाला सेल कहाँ खसक जाएगा, यहाँ पर। अब बताओ जरा एटॉमिक रेडियस ये वाली बड़ी कि पहले वाली बड़ी, पहले वाली बड़ी ना सर, ये तो क्या हो गई, छोटी हो गई। तो सर ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी होगी, देखो यहाँ पर है तो सर ये छोटी होगी। तो डेट इज क्या बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। तो सर ये एक दूसरे से क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, एक को बढ़ा दो दूसरे को घटा दो, एक को बढ़ाया दूसरा घटा, एक को बढ़ाया दूसरा घटा, तो ऐसे चलता रहेगा बात को। बोलो बात समझ आ रही है ना, क्या कह रहा हूं। तो सर पहले डिफाइन कर लेते हैं कि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो मेजरमेंट किया जाता है बेटा, वो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेजरमेंट किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सर आउटरमोस्ट सेल, लास्ट सेल में बचे इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेजरमेंट किया जाता है, उसके इनर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कभी भी आप मेजर नहीं करोगे। बोलो बात तो पहले पढ़ ली ना वाल को। अच्छा तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्या बोलोगे, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost electron is called effective nuclear charge। बात पहले पढ़िए बेटा, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जनरली है ना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है, वो कब बोलेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। अच्छा तो सर ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस के बीच, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, वही जनरली अपने पास क्या है बाल को है, हाँ प्रभावी नाभिक क्या है। तो क्या लिखोगे, किसी परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों व नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिक के आवेश कहलाता है। आप बेटा इसको जेड इफेक्ट बोलोगे, जनरली ध्यान रखना, मैं हर जगह पर जेड इफेक्ट वर्ड यूज करूंगा, जेड इफेक्ट जेड इफेक्ट जेड इफेक्ट। अच्छा अब आप बोलोगे सर जेड क्यों बोला गया, तो सर जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो है उसको रिप्रेजेंटेट जो करते हैं बेटा, उसको किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, जेड से लिखा जाता है। बात समझ आ गई। चलो अब यहां पर एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है बेटा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। ये दोनों मीडियम वाले एक साथ लिखो आप लोग, परमाणु त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, दैट इज इसको बढ़ाओ मतलब इसको बढ़ाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको बढ़ाओ। बात पल्ले पड़ रही है बेटा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। चलो इतना हो गया है। चलो इसके नीचे आप लिख दीजिएगा बेटा, क्या लिखोगे, यस इफ, इंग्लिश में लिखो पहले फिर हिंदी में लिखवा रहा हूं, इफ increasing of z effect, if increasing of z effect in an atom, if increasing of z effect in an atom, if increasing of z effect in an atom, then atomic radii, then atomic radii will be, then atomic radii will be decrease, will be decrease। हो गया बालक। सेकंड पॉइंट लिखिए, z effect is
Z effect is decrease, Z effect is decrease as result, Z effect is decrease as result, as result, as result, atomic, as result, atomic radius will be increase, will be increase। लिखा वालों को, लिखना स्टार्ट कीजिएगा आगे। नेक्स्ट हिंदी वाले लिखो, यदि 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 परमाणु यदि प्रभावी नाभिक के आवेश, यदि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, यदि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, तब प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है तो यस, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। अब इसका जस्ट उल्टा लिख लेना बात, ठीक है। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। तो आप इसका उल्टा लिख लेना कि सर अगर Z इफेक्ट घटता है, Z इफेक्ट घटता है तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है बेटा। तो एक इफेक्टिंग फैक्टर्स अपने पास हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, है ना। हो गया वाला, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट इफेक्टिंग फैक्टर्स जो होगा देखिएगा, उसमें एक इफेक्टिव फैक्टर बचेगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, है ना। और यार देखिए, इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे? मैंने अभी बताया था आपको कि नंबर्स ऑफ सेल, ठीक है। नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा बेटा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो आप हेडिंग लगाओ बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या। हिंदी वाले मुख्य क्वांटम संख्या लिखिए, हिंदी वाले मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या, इसमें एन लिखोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंग्लिश वाला। तो सर यहां पे लिखना आपको डायरेक्ट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्ट लिखिए, इतने बड़ी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है किसी को। स्मॉल एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। अच्छा, ये जो अपने पास मैं यहां पर लिख देता हूं, एम जो है बेटा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। प्रिंसिपल क्वांटम को क्या बोलता है बेटा? नंबर्स ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जब अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपन क्वांटम नंबर्स को अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। चलो, तो सर अपने पास एन जो है नंबर्स ऑफ सेल, ये एटॉमिक रेडियस होगी, ये क्या हो गया? नंबर्स ऑफ सेल हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी इंक्रीज, देन एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज बेटा। तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा ये घटेगा ये भी घटेगी। बोल बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। तो चलो आप एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शॉर्ट में लिख लेना। अगर लैंग्वेज लिखनी चाहे तो अपने हिसाब से लैंग्वेज को सेट कर लेना। अब कर सकते हो बेटा, इतना तो आप लोग बच्चे भी नहीं है ना, कर सकते हो ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, है ना। तो ऐसे आप लोग दोनों कंडीशन के तौर पे लिख लेना, पॉइंट पॉइंट लगाकर, ठीक है बालक। चलो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। एक लास्ट बड़ा अपने पास है, कौन सा? स्लिडिंग इफेक्ट। स्लिडिंग इफेक्ट को अपन क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। तो आज का आप होमवर्क सुन लीजिए पहले कि सर आपका होमवर्क क्या है ना। तो आप ट्यूशन लिखिए, और अभी बहुत कम बच्चे आप बहुत कम भेजते हो भाई होमवर्क को। ये चीज मैंने आपको पहले देख लिया है ना। शुरुआत में जितने एक्टिव थे आज उतने एक्टिव नहीं। अब नाम भी नहीं याद 11th क्लास के बच्चों का। तो एक बच्ची ने तो मुझे पहले शुरुआत में तो नोट्स भी मांगे थे कि सर इसके जनरल नोट्स दे दीजिए, और वही बच्ची आज कुछ भी नहीं कर रही है, देखो, है ना। तो भाई ये गलत चीज है। आप, मैं जितने मेहनत कर रहा हूं आप उतनी मुझे आउटपुट वापस दीजिए। आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 2 कदम आपके पास सामने बढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट नोट्स है बेटा, यही आपके क्या है? फ्लैश नोटबुक के लिए दिया गया है, ठीक है ना।
इस बात का ध्यान रखना। तो आप जितना दिया जा रहा है, अगर मैं होमवर्क नहीं दूं तो डेट इज आप जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं उस नोट्स को लिखिए आप, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पीरियोडिक टेबल से अब मैं क्या करूंगा, लिखवाना स्टार्ट करूंगा, है ना। बाकी वो हिस्ट्री जो थी उस हिस्ट्री को क्या करेंगे, हाँ आप कहीं बुक से लिख दो, हो तो नहीं हो तो कोई जनरल चीज नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, आप उससे लिख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें ये है, अगर आपको ये नहीं आया तो मान लीजिए कि आगे कुछ भी नहीं आने वाला, तो क्वेश्चन लिखो आप तो फटाक से। राइट द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस, मेटालिक एटॉमिक रेडियस एंड वान डेर वाल एटॉमिक रेडियस। लिखिए बालक आप लोग भी, हिंदी वाले। सहसंयोजी परमाणु त्रिज्या, धात्विक परमाणु त्रिज्या और वान डेर वाल परमाणु त्रिज्या में अंतर लिखिए, ठीक है बेटा। ये आपका एक क्वेश्चन आज का लिए, और साथ ही मुझे वापस रफ नोटबुक के अंदर आप पीरियोडिक टेबल बनाकर भी भेजोगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाम लिखोगे और आज की डेट लगाओगे पीरियोडिक टेबल के ऊपर, और पीरियोडिक टेबल आपको लगातार कितने दिन बनानी है, कम से कम 7 दिन आपको देता रहूंगा, ठीक है ना, रेगुलर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल है 7 दिन के लिए, आज से काउंट कर लो 7 दिन के लिए लगातार आपको पीरियोडिक टेबल डेली की डेली डेट लगा के भेजनी। अगर डेट नहीं लगाई ऐसे ही भेज दिया तो आपके मैं बिल्कुल भाई एब्सेंट लगाऊंगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिए, जो है अटेंड सब अटेंड कर रहे हो तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। आप 7 दिन तक बनाते रहो ना, है ना, वैसे ही याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगी तो अपना काम तो वैसे ही आसान हो गया बाल को, है ना बेटा। तो आप बस बिल्कुल मक्कारी ना करें इस काम में, आप मक्कारी करोगे तो कुछ नहीं होना वाला, ठीक है ना। टाइम मिलेगा मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच दूंगा, डोंट वरी, एक बहुत अच्छी कहानी है जहां से आप अच्छे समझ सकोगे कि हाँ काम में मक्कारी नहीं करनी है, ठीक है। सभी आज जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आप अपना होमवर्क को मुझे अटेंड करना, ठीक है वाला। आज के लिए इतने, बाकी कल देखते हैं, बाय।